हेलो एवरीवन, आप सभी का विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत है। आज हम ICAR सन 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 16/9 सन 2020 का है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है जो 9:30 से लेकर के 12 के बीच हुआ था। इसका हमने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम 26 से लेकर के 50 तक सॉल्व करेंगे। जो पिछला वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो ये 26 से 50 तक हैं आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये दिया गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड से एक बार वीर्य निस्तारण क्षमता के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। मतलब इसमें दिया गया है कि ये जैसे जानवर हैं, ठीक है, जैसे सांड दे रखा है, मेढ़ा दे रखा है, सुअर दे रखा है, मानव दे रखा है, ठीक है, मानव, इससे एक बार में कितना वीर्य जो है निकलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सांड होता है उससे पहले नंबर पे यहाँ पे हम देखते हैं मानव जो होता है उससे वही 3.5 के आसपास निकलता है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें यहाँ पे तो ये 1.25 से लेकर के 5 ml तक होता है, ठीक है। और जो सुअर होता है उसमें जो है 215 यहाँ दे रखा है, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो 250 ml होता है। और हम एक अगर एवरेज की बात करें तो वही 50 से लेकर के 400 ml तक एक बार में होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं 215 मिलीलीटर होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो मेढ़ा होगा, ठीक है, इसका जो होगा वो 1 मिलीलीटर होगा। बाकी जो सांड होगा इसका 8 के आसपास होगा। जो मेढ़ा होता है उसका एग्जैक्ट वही 1.23 ml के आसपास होता है। और जो सांड होता है इसका अगर हम एक एवरेज की बात करें अगर तो वही 6.2 रहता है। बाकी जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए का जो है सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे ए का सेकंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ए का बी का जो है थर्ड है, यहाँ पे बी का थर्ड है। हमने देखा सी का फोर्थ है तो सी का यहाँ पे फोर्थ है और डी का 1 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी था, यहाँ सांड दे रखा था, मेढ़ा दे रखा था, सुअर दे रखा था और मानव दे रखा था। इनके द्वारा एक बार में कितना वीर्य सेक्रेशन होता है, निकलता है, वो दिया गया है। तो उसको हमें मिलाना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखना है कौन से इसमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से सही हैं और कौन से इसमें रॉन्ग हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। तो पहला है ऑक्सीटोसिन का श्रावण पक्ष मतलब पिछली पीयूष ग्रंथि से होता है एवं यह पायस के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये दूध के उतरने के लिए मतलब श्रावण के लिए, निकलने के लिए, जो दूध उतारने के लिए आवश्यक होता है, दूध उतारने के लिए आवश्यक होता है। तो कहा जाता है कि दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। एक होता है एड्रेनलिन। ये क्या करता है? दूध को चढ़ाने का कार्य करता है, दूध को चढ़ाने का कार्य करता है। अच्छा, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका जब ये वर्क करता है तो कितनी देर इसका इफेक्ट रहता है, तो वही 5 से लेकर के 7 मिनट तक रहता है। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूध जिस समय दुहाई की जाती है जानवर से तो वो सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, उसके लिए दूध दूहते समय सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, तो 5 से 7 मिनट होता है। क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है 5 से 7 मिनट तक ही कार्य करता है। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पश्च पीयूष ग्रंथि,
पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है अधिवक्रीय कोर्टिकाइड्स दुग्ध श्रावण के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी अधिक मात्रा दुग्ध काल को रोकती है, ये भी करेक्ट है। बाकी ऑक्सीटोसिन का श्रावण अंतःपीयूष ग्रंथ से होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये पश्चपीयूष ग्रंथ से होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला है अधिवक्रीय कोर्टिकाइड दुग्ध श्रावण के लिए आवश्यक है एवं इसकी अधिक मात्रा दुग्ध काल को बढ़ाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है पायराथ्राइड, जो पायराथ्राइड होता है, थायराइड होता है, सॉरी वापस देखेंगे, जो ये है ये पायराथायराइड होता है। ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो कैल्शियम है और फास्फोरस है जो हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, उसमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है ब्लड में मिलाता है और उसको साथ साथ में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है और बी भी सही है, ये दोनों रॉन्ग हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे ए, बी और ई कहाँ पे सही है, तो ए, बी और ई मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न कथनों को पढ़िए। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर देंगे। तो देखेंगे, पहला है पट्टिका फसल प्रणाली, रो वाला है, ठीक है, रो क्रॉपिंग सिस्टम, रो क्रॉपिंग सिस्टम क्षरण प्रतिरोधी एवं क्षरण करने वाली फसलों की कुछ कतारें एकांतर पट्टिका में लगाई जा सकती हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग, जैसे हम रो क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी फसलें हम उगा सकते हैं कुछ लाइनों में जो क्षरण को रोकती हैं। कुछ जैसे क्षरण को रोकने वाली जैसे कौन कौन सी फसलें हमने पढ़ी, हमने देखा जो उर्द होता है, मूंग होता है, ठीक है, इसके साथ साथ में मूंगफली होती है, जितने भी मतलब पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, क्षरण को रोकते हैं। इसके साथ साथ में क्षरण को बढ़ाते कौन से हैं, जैसे कि सरसों है, ठीक है, अरहर है, या जो लंबी मतलब रूट गहरी रूट वाली होती हैं ना, वो क्या करती हैं, फसलें क्षरण को बढ़ाती हैं। तो इनको हम कुछ लाइनों में जैसे हम क्षरण को रोकने वाली फसलों को बो सकते हैं, एक फिर छोड़ करके फिर क्या कर सकते हैं, क्षरण को बढ़ाने वाली बो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी फसलें ग्रो कर सकते हैं। तो ये करेक्ट बात है, सही है। दूसरा है कि सिंचित परिस्थितियों में मिश्रित एवं अंतः सस्य फसल प्रणाली महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, सिंचित परिस्थितियों में हम मिश्रित खेती और अंतः सस्य फसल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं ये ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये सही नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है कार्बनिक खादें केवल पोषक तत्वों को ही उपलब्ध नहीं कराती लेकिन मृदा की भौतिक दशा को भी सुधारती हैं, ये बात सही है। जो कार्बनिक खादें होती हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो कार्बनिक जो खादें होती हैं उनको जीवाश्म खादों के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म खादें। अच्छा, जीवाश्म खादें जानते हो क्या होता है, जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद, कंपोस्ट जो होती हैं, इसके अलावा केक्स जो होती हैं, खलियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्लड जो शुष्क रक्त होता है उसकी खादें होती हैं, ये सभी किस में आ जाती हैं, कार्बनिक खादों में आ जाती हैं। अच्छा, ये क्या होती हैं, जो कार्बनिक खादें दी जाती हैं तो ये भूमि को तो सुधारती हैं, इसके अलावा इनसे भूमि को पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला है मृदा एवं जल क्षरण के लिए मृदा सतह पर फसल अवशेषों का रहना महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, समझिए इसको। कह रहा है मृदा एवं जल संरक्षण के लिए, जैसे कोई सॉइल है, भूमि है, ठीक है, तो उसमें हम अगर मृदा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसके साथ साथ में उसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है मृदा में, उसको भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मृदा के ऊपर कुछ जो है पौधे होने चाहिए या उसके अवशेष पड़े रहने चाहिए जिससे मृदा सुरक्षित रहेगी। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ही सही है। अगला पॉइंट है कि अधिक सघनता के साथ कम या फिर असमान वर्षा के कारण अधिक जल अप्रवाह, ठीक है, एवं मृदा क्षरण होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमने देखा
ए सही है, बी रॉन्ग है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। अब ऑप्शन में हम देखेंगे ए सी डी ई, कहाँ पे है ए सी डी ई, ए सी डी ई चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए सी डी ई चौथा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि कथन फर्स्ट, यहाँ पर कथन फर्स्ट सबसे नंबर पे देखेंगे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की विशिष्ट क्षमता होती है जो डीएनए स्ट्रैंड में अंतःपात्र पुनरावृत्ति को प्रारंभ करती है। तो ये सही है, ये थोड़ा सा बायोलॉजी की क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर देख लेंगे। सेकेंड कथन दे रखा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में 5-3 पॉलीमरेज एवं 3-5 एक्सो न्यूक्लियस जो होते हैं गतिविधियां होती हैं और जीवों में डीएनए पुनरावर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन फर्स्ट व कथन दोनों सही होंगे, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है कि सूची फर्स्ट को, अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। अब यहाँ पे हमें सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है कि अंतःप्रकीर्ण, जो अंतःप्रकीर्ण है यहाँ पे किससे संबंधित है, या फिर जाइमोजेंस किससे संबंधित है, होलो एंजाइम किससे संबंधित है, संगठक एंजाइम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अंतःप्रकीर्ण होता है वो संबंधित होता है अंतःकोशिकीय एंजाइम से, अंतःकोशिकीय एंजाइम से संबंधित होता है। दूसरा दे रखा है जैसे जाइमोजेंस, जाइमोजेंस किससे संबंधित होता है, तो ये प्रो एंजाइम से संबंधित होता है, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। इसके बाद जो है होलो एंजाइम जो होता है, होलो एंजाइम किससे संबंधित होता है, तो होलो एंजाइम होता है ये एपो एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक समूह से। संगठक एंजाइम किससे संबंधित होता है, तो ये एंजाइम की नियत मात्रा से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले का फर्स्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे पहले का फर्स्ट, बी का जो है चौथा है और सी का जो है सेकेंड नंबर पे है, डी का जो है थर्ड नंबर पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सूची फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सूची फर्स्ट में दे रखा है ह्यूपटेल, ह्यूपटेल एक जो है क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे दूसरा दे रखा है ब्लॉसम इन रॉट, ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। भूरा रोग, ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और बटनिंग, ये भी जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम जानेंगे कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। पहले तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक नॉर्मल डिजीज होती हैं। ये जो डिजीज होती हैं, रोग होते हैं, ये मुख्यतः किसके कारण होते हैं, ज़्यादातर जो फसलें होती हैं उनमें फंगस के द्वारा हो जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकते हैं, वायरस के द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, और भी 1-2 चीज़ें हैं उनके द्वारा हो जाते हैं। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ये जो होते हैं किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाते हैं, या मान लीजिए सॉइल का टेम्परेचर घट बढ़ रहा है इसके कारण हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे टेम्परेचर घट बढ़ रहा है तो उसके कारण भी हो सकते हैं। तो ये किसी पोषक तत्व या फिर तापमान, टेम्परेचर या फिर किसी अन्य कारक की वजह से होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इनको कार्यकीय विकार कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे ह्यूपटेल है, ठीक है, तो ह्यूपटेल किससे संबंधित है, कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो यहाँ पे ह्यूपटेल का दही नहीं रखा है, वैसे देखते हैं दूसरा हम चेक करते हैं कि ब्लॉसम इंड रॉट, जो ब्लॉसम इंड रॉट होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, Ca कैल्शियम की कमी से होता है। और ये कहाँ होता है, तो टमाटर में लगता है। ब्लॉसम इंड रॉट कैल्शियम की कमी से टमाटर में लगता है। इसके अलावा टमाटर में और भी जैसे रोग हैं,
फेस, जैसे कैट फेस होता है वो भी टमाटर में लगता है, ठीक है। टमाटर में अगर रोग की हम बात करें तो डैम्पिंग ऑफ लगता है, तो ये सब टमाटर से संबंधित होता है। अब हम टेल नहीं यहाँ देखेंगे, भूरा रोग ब्राउनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्राउनिंग जो होता है ये बोरान से संबंधित होता है, बाकी जो बटनिंग है ये नाइट्रोजन से संबंधित है। अब बचा क्या है, ये मैग्नीशियम हुप्टेल, तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होता है, हुप्टेल जो होता है इसको काट देंगे, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि जैसे ये हुप्टेल है, ये मॉलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, तो इसमें होता क्या है, जो पौधा है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो फूल गोभी, ये जितना हुप्टेल है फूल गोभी से संबंधित होता है, जो फूल गोभी का पौधा होता है तो उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं फीते के आकार की हो जाती हैं, लंबी लंबी फीते के आकार की हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉसम इंड्रा टमाटर से संबंधित हो गया। ब्राउनिंग जो है भूरापन, ये भी फूल गोभी से ही होता है, ये बोरान होता है फूल गोभी से संबंधित। अब फूल गोभी में क्या होता है, जो कैड होते हैं, मतलब जो फूल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, कैड जो होता है वो भूरा पड़ जाता है। कैड कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। इसके अलावा इस जो ब्राउनिंग रोग जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो लाल सड़न रोग कह देते हैं, ठीक है, लाल सड़न रोग। इसमें क्या हमने बताया आपको, कैड जो होता है भूरा हो जाता है। इसके अलावा जो बटनिंग है, बटनिंग में क्या होता है, ये भी फूल गोभी से संबंधित होता है, फूल गोभी से संबंधित। इसमें क्या हो जाता है, जो कैड होते हैं, फूल होता है वो छोटे आकार का हो जाता है, छोटे आकार का। तो हमने देखा ये जितने थे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का थर्ड, इसमें हम देखेंगे पहले का थर्ड 3 जगह पे है, फिर सेकेंड जो दूसरा है उसका फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट 2 जगह पे है, मतलब अब ये हमारे साथ में 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर तीसरे का हम देख रहे हैं सेकेंड नंबर, तीसरे नंबर जाएंगे सेकेंड, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, दे रखा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। अब इसमें से कथन फर्स्ट कथन सेकंड दे रखा है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि गर्भग्रीवा में वीर्य स्थापन एवं गर्भाशय में वीर्य स्थापन करने पर गर्भधारण समान होता है। देखिए जो एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके अगर गर्भग्रीवा पर वीर्य का जो है स्थापन किया जाए या फिर गर्भाशय के अंदर कर दिया जाए, तो दोनों जगह पे जो गर्भधारण की जो दर होगी वो समान ही रहती, सेम रहती। तो ये करेक्ट बिल्कुल है। दूसरा दे रखा है मलाशय, यौन विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की विधि सबसे सुरक्षित, आसान व सर्वाधिक उपयोगी है। ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यौन विधि द्वारा जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो जो आर्टिफिशियल वजाइना होती है उसका एक टेम्परेचर पूछा जाता है एग्जाम में। जो कृत्रिम यौन होती है उसका तापमान पूछ लिया जाता है कितना होता है, तो इसका तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ देते हैं कि सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था तो किस पे किया गया था, तो वो कुतिया पे किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसके साथ साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं, तो हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, जैसे ऑप्शन दे रखा है कि कथन फर्स्ट एवं कथन दोनों सही हैं। आंसर तो यही है लेकिन मैच करेंगे समझेंगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन दे रखा है कथन फर्स्ट व कथन सेकंड दोनों गलत हैं। अगर गलत होता तो दोनों गलत करते। यहाँ अगर एक सही होता एक गलत होता, मतलब पहले नंबर का सही होता दूसरा गलत होता तो ये कर सकते थे, और पहले नंबर का अगर गलत होता सेकंड सही होता तो ये कर सकते थे। लेकिन हमारा दोनों सही है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। तो इसमें दे रखा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़कर इनका आंसर देना है। तो जैसे कथन फर्स्ट दे रखा है, कथन फर्स्ट में दे रखा है कि गुलाब का प्रवर्धन बीज द्वारा, तना द्वारा, ग्राफ्टिंग और कलिकाएं द्वारा, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं सबके द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो गुलाब होता है उसमें हम तने द्वारा कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कलिकाएं कर सकते हैं और बीज द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम समझते हैं कि जो जैसे तना कलम होती है, जो गुलाब होता है कटिंग, ठीक है, प्रवर्धन की कौन सी विधि होती है, कटिंग। एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल के अंतर्गत कटिंग आती है। तो कटिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक तो होता है स्टेम कटिंग, जो तना कटिंग, यही तना कलम है। दूसरा होता है लीफ कटिंग,
तीसरा होता है रूट कटिंग, ठीक है। तो इन हम तीनों चीज़ों को लगा सकते हैं। तो गुलाब में जो होता है, आप देखे होंगे गुलाब का जो स्टेम होता है लगभग 1 ईयर ओल्ड के आसपास ही होना चाहिए और जिसका व्यास 1 cm के आसपास होना चाहिए और एक पुरानी सी शाखा होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम कटिंग करके दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं। इसके अलावा उसका बीज भी यूज कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग, अब जानेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है। जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग 2 तरीके से होती है, एक अटैच मेथड होता है, एक डिटैच मेथड होता है, ठीक है। इसमें अटैच मेथड या डिटैच मेथड होता क्या है, इसको रोपण बोलते हैं हिंदी में, रोपण, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई पौधा होता है, एक पौधे को दूसरे में अटैच करके बांधना रहता है, तो अटैच मेथड जो होता है, ठीक है, और एक होता है डिटैच्ड। अटैच मेथड में कोई भी हम नया पौधा अगर तैयार कर रहे हैं तो वो मूल पौधे से जुड़ा रहना चाहिए। मतलब हम जो एक रूट स्टॉक होता है, एक सयान होता है, ठीक है। सयान मतलब ऊपर की शाखा होती है, सयान जिसको बोलते हैं, शाख बोलते हैं, और नीचे की शाखा को रूट स्टॉक बोलते हैं। उनको क्या करते हैं, हम आपस में कटिंग बना करके बांध देते हैं, लेकिन उनकी क्या होती हैं, आपस में जो मतलब पेरेंट प्लांट से जुड़े रहने चाहिए। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, और इसमें हम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं और एक कोई दूसरा प्लांट है, ये मान लीजिए, इसको हम रूट स्टॉक बोल देते हैं, रूट स्टॉक इस वाले प्लांट को, और ये सायन वाला पार्ट है। तो ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको सायन बोलते हैं, शाख बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को मूलवृंत बोलते हैं, हिंदी में मूलवृंत इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये इस पौधे से जुड़ा रहेगा, इसका ये ऊपरी भाग है, और ये इस पौधे से जुड़ा रहेगा। ये दोनों आपस में जब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि यहाँ पे अच्छी तरीके से अटैच नहीं होता। जब अटैच हो जाता है तो ये जो सायन लेंगे उसका नीचे वाला भाग यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, और ये जो मूलवृंत लेंगे इसका ऊपर वाला भाग कट कर देंगे, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। अब जानते हैं बडिंग क्या होता है, कलिकायन, इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक जो रूट स्टॉक होता है ये, ठीक है, ये तो रहता ही रहता है। इसके अलावा जो शाख होती है, शाख में हम बड का यूज़ करते हैं। बड का कैसे यूज करते हैं, जो बड होती हैं उनको जो है मूलवृंत पे एक कई तरीके के शेप बना के उनको अलग से अटैच करके और बांध दिया जाता है। अब इसमें बडिंग में जैसे टी बडिंग होती है, एच बडिंग होती है, ठीक है, पैच बडिंग होती है, रिंग बडिंग होती है। अब टी बडिंग अगर कहना है तो कोई प्लांट है ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे इसको एक शेप दे दिया, ये टी शेप हो गया। अब जो बड होगी सेम ऐसे ही ऊपर से ये टी शेप हो गया, मान लीजिए टी शेप ऊपर के लिए हो गया, इनको आपस में अटैच कर देंगे, ये तो क्या हो जाएगा, टी बडिंग। सेम इसी तरीके से एच बडिंग हो जाता है। पैच, पैच में क्या होता है, एक वर्ग के आकार का क्या करते हैं, एक पैच बना लेते हैं, उसकी छाल हटा के उसमें एक बड लगा देते हैं। बाकी रिंग टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ऊपर से हम छाल को हटा दें, रिंग टाइप में गोल से काट दें और बड को यहाँ पे लगा के बांध देते हैं, तो ये क्या होता है, रिंग बडिंग हो जाता है। तो ये बडिंग भी यूज कर लेते हैं। सारी चीज़ें आप जान गए। अब हम दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। कह रहा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मार्च के दूसरे सप्ताह में वर्ष में एक बार गुलाब की कटाई छटाई कहते हैं। कटाई छटाई क्या होती है, प्रूनिंग, प्रूनिंग, ठीक है। एक होता है बेटा ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग मतलब होता है कटाई छटाई, और ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी पौधे को हम एक विशेष रूप से सहारा दें, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेनिंग। सहारा देना ट्रेनिंग कहलाता है। प्रूनिंग क्या होता है, कटाई छटाई। तो जो प्रूनिंग की जाती है इसमें जो की जाती है सितंबर से अक्टूबर तक करते हैं, ठीक है। तो ये जो कहाँ करते हैं, ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात हो रही। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पे जब भी हम करते हैं तो कब करते हैं, सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। वैसे रोज़ जो होता है उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग का टाइम अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखेंगे पहला सही और दूसरा गलत कहाँ पे है। तो यहाँ देखेंगे पहला सही और दूसरा गलत, ये थर्ड ऑप्शन है। पहला सही और दूसरा गलत ये है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अब ये कथन दे रखे हैं, इनको हमें पढ़ना है। अगर ये सही बैठते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। पहला कथन कह रहा है, जब किसी क्षेत्र में वर्षा उस क्षेत्र के दीर्घ अवधि औसत के 26% से
कम होती है तो उस क्षेत्र को सूखा कहते हैं। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्षा ऋतु में कम से कम 15 दिन निरंतर दिन तक अगर एक दिन भी बरसात नहीं होती है तो ऐसी अवधि में शुष्क अंतराल कहलाता है। ये बात सही है। अगर 15 दिन तक लगातार बारिश नहीं हो रही है तो फिर क्या करते हैं, उसको हम शुष्क अंतराल बोल देते हैं। अब सूखा क्या होता है, देखिए किसी क्षेत्रफल पर भी अगर 75% से कम वर्षा हो रही है, कितनी 75% से अगर कम वर्षा हो रही है तो उसे सूखा घोषित करते हैं। कम अगर वर्षा हो रही, सूखा क्षेत्र कहा जाता है उसको। किसी क्षेत्रफल पर अगर 75% से कम वर्षा हो रही है तो उसे सूखा क्षेत्र कहते हैं। एक होता है सीवियर ड्रॉट, ये तो हो गया ड्राट, सीवियर ड्राट, ठीक है। तो सीवियर ड्राट क्या होता है, अत्यधिक सूखा बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर 50% से कम वर्षा हो रही है, 50% से कम अगर वर्षा हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, सीवियर ड्रॉट कहते हैं। मतलब अत्यधिक सूखा कहते हैं, अत्यधिक सूखा कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 75% से कम वर्षा हो रही है वो सूखा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर 50% से कम वर्षा हो रही है तो वो अत्यधिक सूखा वाले कहलाएंगे। सो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि पहला गलत और दूसरा सही कहाँ पे है। तो ये तो दोनों सही हैं, यहाँ पे दोनों गलत हैं। यहाँ पे पहला सही और दूसरा गलत है, और यहाँ पे पहला गलत और दूसरा सही। हमारा यही सेम है, पहला गलत और दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को पढ़ें। अब इसमें से सारे कथन पढ़ना है, इसमें से कौन सा सही है और कौन गलत है ये देखना है, ठीक है। तो पहला है पूर्ण सशक्तता पादप कोशिका की वह क्षमता है जिससे पूर्ण पादप विकसित होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि पूर्ण सशक्तता, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी ये सही है। पूर्ण सशक्तता पादप कोशिका की वह क्षमता है जिससे पूर्ण पादप विकसित होता है। दूसरा है कि एकल अनावर्त कोशिका से संवर्धन माध्यम द्वारा पूर्ण पादप का पुनर्जनन विभजोतक संवर्धन कहलाता है, तो ये रॉन्ग है। अगला है सक्रिय विभाजन वाले अंगों के ऊतक से पादप के पुनर्जनन को जीव द्रव संवर्धन कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। फिर है पुनर्जनन के लिए संवर्धन माध्यम जो टिश्यू कल्चर माध्यम होता है में पौधे के जो भाग के लिए जाते हैं उसे एक्सप्लांट कहते हैं, हाँ ठीक है, ये करेक्ट बात है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय मृदा में किस द्वितीयक पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। जो भारतीय मृदाएं होती हैं किसमें, द्वितीय मतलब द्वितीयक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें कौन सा कमी होती है, यहाँ पे सल्फर होता है। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं प्लांट के केस में वो कितने तरीके से होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल पूछे जाते हैं जिन्हें संरचनात्मक कहते हैं। संरचनात्मक कौन कौन से होते हैं, CHO होता है जो मतलब किसी भी पौधे का एक आधार बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसको मूल ढांचा देते हैं एक तरीके से कह सकते हैं। फिर क्या होता है, एक प्राइमरी होते हैं जिसके प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो N, P और K होता है। फिर होता है द्वितीयक, यही पूछा गया है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इसके अलावा ये तो सारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो होते हैं, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, वृहत। दूसरे होते हैं माइक्रो जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। अब सूक्ष्म कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म में आ जाता है कॉपर, फेरस, मैग्नीज, जिंक, इसके अलावा क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, निकिल और
बोरान होता है भैया, ठीक है, बोरान। तो ये सभी कैसे होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, देखें अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो यहीं पे आपके सामने दे रखा है, द्वितीयक पोषक तत्व सर्वाधिक कमी कौन सी होती है, तो द्वितीयक कौन सा है, ये देखिए सल्फर दे रखा है, तो इसकी कमी होती है, ये हो गया। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप देखेंगे, पूछा जाता है कि भारतीय मृदाओं में किस प्राथमिक पोषक तत्व की कमी होती है। अगर प्राथमिक पोषक तत्व की कमी पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, प्राथमिक पोषक तत्व की बात होगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ दे कि भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अब यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बात करता है, सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो सूक्ष्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी, जिंक की कमी पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि प्राथमिक पोषक तत्व की कमी अगर पूछ रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर कमी पूछ रहा है तो Zn हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, द्वितीयक की, तो फिर सल्फर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, दे रखा है नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़ें। पहला कथन है कि जैव उर्वरक के कारण मृदा उर्वरता एवं पादप वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। कह रहा है जो जैव उर्वरक होते हैं उनके द्वारा जो मृदा उर्वरता होती है या पादप वृद्धि होती है उस पर हानि का प्रभाव नहीं होता है, मतलब हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही, कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। जितने भी जैव उर्वरक हैं वो मतलब लाभ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जैसे कई सूक्ष्म जीव वृद्धि कारक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो जड़ों एवं शाखाओं की वृद्धि एवं विकास को बढ़ाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं, तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे ये जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, इसके अलावा फंजाई है, बीजीए है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नील हरी शैवाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जैव उर्वरक होते हैं। अब ये जो है मृदा में क्या करते हैं, मृदा को लाभ ही देते हैं। इसके अलावा यहाँ कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये किसी न किसी तरीके से पौधों को लाभ देते हैं, तो ये लाभ देते ही देते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, तो राइजोबियम स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है, राइजोबियम स्पीसीज में कई सारी होती है, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम होता है, जो दलहनी मटर वगैरह होते हैं पौधे, उनमें जो है उनकी जड़ों में, उनकी गांठों में जो होते हैं एक नोड्यूल्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। इसके अलावा राइजोबियम जपोनिकम होता है, जैसे ये सोयाबीन में कार्य करता है। राइजोबियम ट्राइफोलियाई होता है, बरसीम में काम करता है। तो जितने राइजोबियम हैं ये भी जो है लाभ देते हैं पौधों को। इसके अलावा एक होता है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, ये जो माइकोराइजा होता है ये फंगस और जड़ों की बीच की सहजीवता होती है। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बीच की एक साथ साथ में सिम्बायोसिस होता है, मतलब फंगस और जड़ों के बीच साथ साथ में ये जीवन यापन करते हैं। तो ये करते क्या हैं, जो सॉइल के अंदर फास्फोरस होती है उसको घुलनशील अवस्था में बना करके और पौधों को अवेलेबल कराते हैं। जो माइकोराइजा होता है वो क्या करता है, जो भूमि के अंदर फास्फोरस पाया जाता है उसको घुलनशील करके पौधों तक पहुंचाता है। तो ये भी जो है बेनिफिशियल होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जैव उर्वरक में आ जाती हैं, या सूक्ष्म जीव यही होते हैं, ठीक है, जैव उर्वरक में भी यही आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, दोनों कथन फर्स्ट व सेकेंड दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे। दे रखा है नीचे दिए कथनों को पढ़िए। अब कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दे रखा है यहाँ पर। पहले कथन में कह रहा है अधिकतर मृदा जो है, मृदा में सूक्ष्म जीव, अभी हम पढ़ के आए हैं सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई होता है, ठीक है, बीजीए होता है, एक्टिनोमाइसीज होते हैं, कई सारे होते हैं, तो वो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। कह रहा है इनके क्रियाकलापों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापक्रम 40 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। इनके लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है, अगर हम अनुकूलतम तापमान की बात करें
अनुकूलतम तापमान की बात करें तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम एक एवरेज की बात करें कि मतलब एवरेज सबके लिए कैसा रहता है, ये तो बिल्कुल इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ करते हैं, लेकिन अगर हम एवरेज बोलें कितने से कितने तक चल सकता है तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से अपना जी सकते हैं एवरेज में अगर बात करें। और हम कहें लगभग कितना माइनस में जा सकते हैं तो ये लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस से लेकर के और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अच्छी तरीके से अगर हम कहें ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उनके लिए होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एवरेज जो रहता है 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम मिनिमम की बात करें कितना तक हो सकता है, -5 तक जी सकते हैं आराम से। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि फसल उत्पादन की दृष्टि से जलोढ़ मृदा सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण मृदा समूह है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मृदाएं होती हैं भारत में, मृदाओं के कितने समूह होते हैं। जैसे मृदा समूह कहा गया तो कई सारे मृदा समूह हैं, मोस्टली इनको 8 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सी होती हैं, जिसमें जलोढ़ मृदाएं होती हैं, इसके अलावा काली मृदाएं होती हैं, लैटेराइट मृदाएं होती हैं, लाल मृदाएं होती हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल होती हैं, इसके अलावा सेलाइन सॉइल होती हैं, पीट एवं मार्सी मृदाएं होती हैं, ठीक है, डिजर्ट सॉइल होती हैं जो मरुस्थलीय मृदाएं कही जाती हैं। तो ये सभी 8 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मृदाओं का सबसे बड़ा समूह है, ये बिल्कुल सही बात है। लगभग जितनी मृदाएं होती हैं उसका लगभग 43% जो है जलोढ़ मृदाएं ही आ जाती हैं। अब जो जलोढ़ मृदाएं, ये भी जलोढ़ मृदाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदाएं भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो यूपी में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मृदाएं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने बताया जो इंपॉर्टेंस होती हैं काली मृदाएं, काली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। काली मृदाओं के अलावा लाल मृदाएं हमने आपको बताई। अच्छा, काली मृदाएं जो होती हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है समथिंग वही 18.5% के आसपास होता है, सॉरी 18 नहीं 15% के आसपास होता है, 15% होता है। बाकी जो लाल मृदाएं होती हैं इनका जो है 18.5% क्षेत्रफल होता है। और जो लैटेराइट मृदाएं होती हैं, लैटेराइट ये 12% क्षेत्रफल होता है लगभग। यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल मृदाएं और लैटेराइट मृदाएं। ये पूछा जाता है काली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा लाल मृदाएं कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये भी पूछ दिया जाता है कि लैटेराइट कहाँ पाई जाती हैं, तो ये केरल में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, केरल में। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 2 सही था। बाकी आपको हमने बता दिया जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए क्या फेवरेबल टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा कथन सही होगा, पहला गलत और दूसरा सही। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इसको हम देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है निम्न कथनों को पढ़ें। तो यहाँ से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन गलत हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। पहला उत्परिवर्तन, ठीक है, गैर आवर्त होते हैं तो ये गलत है। दूसरा है उत्परिवर्ती एलील उनके सामान्य एलील एवं वन्य एलील पर प्रभावी होते हैं, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है वन्य रूप एलील से उत्परिवर्ती एलील में होने वाले परिवर्तन को अग्र उत्परिवर्तन कहते हैं, तो ये सही है। फिर है उत्परिवर्ती एलील से सामान्य एलील में होने वाले उत्परिवर्तन को उत्क्रमित उत्परिवर्तन कहते हैं, तो ये सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अब यहाँ से जो कथन दे रखे हैं इसमें से कौन सही है कौन गलत है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन है कि अंगोरा बकरी मोहेयर के लिए जानी जाती है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है ये मोहेयर होता क्या है, तो ये जो अंगोरा बकरी होती है इसके जो बाल होते हैं वो मोहेयर कहलाते हैं, ठीक है। इससे सफ़ेद या फिर मुलायम जो है कपड़े बनाए जाते हैं, तो मोहेयर क्या होता है, अंगोरा बकरी के बाल होते हैं, उन्हीं कपड़े से बनाए जाते हैं। दूसरा है बकरी की कश्मीरी नस्ल पश्मीना के लिए जानी जाती है, ये भी सही है।
बकरी की जो कश्मीरी नस्ल होती है उससे पश्मीना बनाया जाता है। अब ये पश्मीना क्या होता है, ये जो बकरी की कश्मीरी नस्ल है इसके बाल होते हैं, बट बाल कैसे होते हैं, इसके खाल सहित बाल होते हैं। तो जब ठंड होती है तो उस समय जो भी कपड़े बनाए जाते हैं वो पश्मीना से बनाया जाता है। पश्मीना बहुत ही अच्छा रहता है ठंड के कपड़ों के लिए। तो हमने क्या बताया, पश्मीना क्या होता है, जो कश्मीरी बकरी होती है उसकी खाल के साथ साथ में जो बाल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। मतलब निचले बिल्कुल खाल के साथ में लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको पश्मीना बोलते हैं। नेक्स्ट है, बकरी की आधुनिक दुधारू नस्ल सर्वप्रथम भारत में विकसित की गई है, तो ये गलत है। फिर है, बकरी की दुग्ध सुपाच्य नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत है। जो बकरी का दूध होता है वो सुपाच्य होता है। कैसा होता है, सुपाच्य होता है। और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं, फैट की परसेंटेज मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। फिर है, रोमन नाक जमुनापारी का विशेष लक्षण है, ये बिल्कुल सही है। अब जमुनापारी जो बकरी है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है जमुनापारी कैसी है, तो द्विप्रयोजनी होती है, डबल पर्पज होती है, द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। इसके अलावा ये पूछ देते हैं कि कौन सी बकरी के कान जो है पत्ती के नुमा लटकते हुए होते हैं या लंबे होते हैं, ठीक है, तो जमुनापारी के होते हैं। और क्या फीचर होता है, कान जो इसके कैसे होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं, पत्ती नुमा लटकते हुए होते हैं। इसके अलावा हम ये जान सकते हैं कि जो जमुनापारी बकरी है इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो इसका उत्पत्ति स्थान इटावा, ये यूपी में पड़ता है, यूपी का इटावा जिला माना जाता है, ठीक है। तो द्विप्रयोजनीय होते हैं, फीतानुमा कान होते हैं और इसकी रोमन नोच तो होती ही होती है, ठीक है। तो इतने मुख्य फीचर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ए, बी और ई। यहाँ पे ए, बी और ई कौन सा है, चौथा ऑप्शन, ए, बी और ई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है, जीनोम के बाहर ट्रांसपोजेनस का जीवन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये पहला करेक्ट है बिल्कुल। फिर है, रेट्रोपोजोन्स में आरएनए विषाणु की कोई एक डीएनए प्रति होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान एक डीएनए 3,5 प्राखंड लैंगिक प्राखंड का निर्माण करता है, ये गलत है। फिर डीएनए प्रतिकृति के दौरान एक डीएनए का 5,3 प्राखंड लैंगिक प्राखंड का निर्माण करता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है हमें। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि कई सारे फल दे रखे हैं, ठीक है। अब उन फलों की कुछ प्रजातियाँ दे रखी हैं, तो हमको मैच करना है कौन सी प्रजाति किससे संबंधित यहाँ पे होती है। तो हम देखेंगे जो अंगूर है, अंगूर की इसमें से कौन सी प्रजाति है, तो अंगूर की जो प्रजाति है ये मणिक चमन है। यहाँ पे अंगूर की कौन सी प्रजाति है, मणिक चमन है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे जो अनार की प्रजाति है वो मस्कट रेड है, मस्कट रेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन से इसको मैच करके भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले का थर्ड, तो पहले का थर्ड यहाँ दे रखा है, और हम अगर डी की बात करें, डी का सेकंड, तो यहाँ पे डी का सेकंड ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अभी। फिर दूसरा दे रखा है जैसे अमरूद, जो अमरूद है उसकी प्रजाति कौन सी है, तो अर्का किरण है। बाकी पपीता की कौन सी है, तो अर्का सूर्या है। तो यहाँ पर हमने देखा जो अंगूर की प्रजाति है मणिक चमन है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी अंगूर की प्रजातियाँ होती हैं, ये जो मणिक चमन है अंगूर की प्रजाति, ये कैसी होती है, किशमिश बनाने के लिए, रेजिन बनाने के लिए होती है, ठीक है। रेजिन, रेजिन क्या होता है, किशमिश। इसके अलावा रेजिन किससे बनाया जाता है, पूसा सीडलेस से बना सकते हैं हम, पूसा सीडलेस। इसके अलावा कई सारी प्रजातियां अंगूर की होती है, जैसे अर्का कंचन, अर्का हंस, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे अनार में मस्कट रेड जैसे है, ठीक है, मस्कट रेड।
अब इसको एक चीज़ ध्यान रखना, एक अंगूर की प्रजाति होती है रेड मस्कट। कौन सी? रेड मस्कट। हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, थोड़ा केवल डिफरेंस है। यहाँ पे रेड मस्कट अगर कभी बात करता है तो किसकी आ जाती है? अंगूर की प्रजाति है। और अगर मस्कट रेड की बात करता है तो फिर अनार की प्रजाति है। इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा पपीता की कौन सी प्रजाति इंपॉर्टेंस होती है? जैसे पूसा नन्हा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पूसा नन्हा जो प्रजाति है ये पपीता की कैसी प्रजाति होती है? तो डायोसियस प्रजाति होती है। और इसकी जो स्पेसिंग होती है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इसको जो है हाई डेंसिटी के लिए बोला जाता है, हाई डेंसिटी HD प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब सघन खेती के लिए जो है पूसा नन्हा खेती की जाती है। इसके अलावा कई सारी प्रजातियां होती है, जैसे वाशिंगटन होता है, ठीक है, ये भी पपीता की ही प्रजाति है, इंपॉर्टेंट प्रजाति होती है। तो फिर अमरूद में अगर हम बात करें, अमरूद की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रजातियां होती हैं? तो ललित जैसे है, ठीक है। अच्छा, ये अर्का किरण जो है ये पिंक पल्प की होती है, पिंक पल्प की होती है। इसका जो गूदा होता है कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और ललित जो होती है उसका भी सेम ही गूदा होता है ललित का, ठीक है। इसके अलावा कई सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे हफ्सी है, हरिजा है, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबादी सफ़ेदा, इलाहाबादी सुरखा, ये कई सारी प्रजातियां हैं जो किसकी होती हैं? अमरूद की होती हैं। तो हमने यहाँ पे ये मैच कर लिया है। अब इसका हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले का तीसरा यहाँ पे यहाँ दे रखा है, बाकी पहले का हमने क्या बताया था आपको? तीसरा ये दे रखा है, बी का पहला ये दे रखा है, सी का जो है चौथा है ये दे रखा है, और डी का सेकेंड है ये दे रखा है। मतलब पहला यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है और यहाँ पे दे रखा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे सूची फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है। तो भैंस, गाय, भेड़ और बकरी दे रखी हैं। सूची सेकेंड में क्या दे रखा है? दिन दे रखे हैं। तो ये किस चीज़ के दे रखे हैं? गर्भकाल के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं? गर्भकाल। तो हम देखेंगे इसमें से किस पशु का जो है गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो यहाँ पे जैसे भैंस है तो भैंस का होता है 310 दिन गर्भकाल। गाय जो होती है, गाय का जो होता है 282 दे रखा है यहाँ पे, लेकिन जो एग्जिस्ट होता है कितना है? 282 से लेकर के 285 दिन तक होता है, ठीक है। भेड़ जो होती है, भेड़ के लिए जो एग्जिस्ट होता है वो 145 से लेकर के 150 दिन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो भेड़ के लिए 144 से 147 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो बकरी होती है, बकरी का वही 150 से लेकर के 152 दिन का गर्भकाल होता है, और यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो फिर हम ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इसके अलावा भी एक दो पशु हैं उनको आप याद कर सकते हो जो इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि कैमल है, ऊँट। ऊँट का जो गर्भकाल होता है वो 391 दिन का होता है। इसके अलावा पिग है, सुअर का कितने दिन का होता है? तो फिर 114 दिन का होता है। बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का सेकेंड कितने में है? यहाँ पे पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, दूसरे का फर्स्ट दोनों जगह दे रखा है। सी का देखेंगे चौथा। अब सी का चौथा केवल पहले में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, दे रखा है बाजरे की कतारों में बुआई है तो बीज दर क्या होती है। जो बाजरा होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो बीज दर मानी जाती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। जो एग्जैक्ट होती है वो क्या होती है? 4 से 5 किलोग्राम होती है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर क्या लेंगे? 5 किलोग्राम। ये बात कर रहा है अगर हम कतारों में, लाइनों में बुआई करते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, जो बाजरे का सीड होता है उसकी हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं। अगर कभी पूछता है कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीड रेट क्या होती है, तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए
या रोपाई के लिए बात की जाए, जब रोपाई करते हैं तो उसके लिए जो सीड रेट होती है 2 किलोग्राम होती है प्रति हेक्टेयर। पहले नर्सरी डाल लेते हैं, फिर उसकी हम रोपाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब रोपाई करते हैं तो हम कितनी लेते हैं, 2 किलोग्राम सीड रेट लेते हैं। इसके अलावा कभी कभार ये पूछ दिया जाता है कि जो बाजरा होता है उसकी प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है, तो 1,66,000 के आसपास एक अप्रॉक्स रहती है, ठीक है। लगभग में अप्रॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना लेते हैं, 1,66,000, जिसके लिए हम स्पेसिंग क्या रखते हैं, अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो वही लगभग 45 × 15 के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो ये हम स्पेसिंग ले लेते हैं, तब इसके अकॉर्डिंग इतना प्लांट निकल आते हैं। तो ये था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 किलोग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और क्षारीय जो होती है वो बेसाल्ट होती है, अम्लीय कौन सी होती है, ग्रेनाइट होती है। तो इस ग्रेनाइट से, जो ग्रेनाइट होती है इसको पिघल कर जो मृदाएं बनती हैं वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कोबाल्ट, निकिल और ये मैग्नीज, कापर जो होती है इनकी अधिकता पाई जाती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी जैसे परतदार हैं तो इसमें बालू पत्थर, चूना पत्थर, सैल ये सब आ जाता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं, ये जो अग्नेय चट्टानें या परतदार चट्टानें होती हैं इन्हीं के परिवर्तन से जो चट्टानें बनी होती हैं इनको परिवर्तित करके वो रूपांतरित या कायांतरित कहलाती हैं। तो इसमें जैसे मार्बल आ जाता है, ठीक है, ग्नीस आ जाता है, ठीक है, क्वार्टज आ जाता है, ये सभी कौन सी होती हैं, रूपांतरित होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब दोनों गलत हैं तो यहाँ कौन से कथन में दोनों गलत होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कह रहा है बीज उत्पादन सब्जी उत्पादन की सबसे वैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल सही है। जो बीज उत्पादन होता है वो किससे किया जाता है, जो सब्जी उत्पादन है, बीज उत्पादन कह रहा है सब्जी उत्पादन की सबसे वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल ठीक है। सब्जियां जितनी भी होती हैं उनसे हम ज़्यादातर मोस्टली बीज से ही एक नया पौधा तैयार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहा है कि जो बाजार वाटिका होती है सब्जी उत्पादन की सबसे पौराणिक विधि है, गलत है, ठीक है। इसके अलावा गृह वाटिका में सब्जियां अपने घर में खपत के लिए उगाई जाती हैं, ये बात सही है। जो गृह वाटिका होता है उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हम घर होता है जो हमारा, उसमें जो सदस्य होते हैं उनके यूज के लिए ही हम सब्जियां उगाते हैं। फिर बाजार वाटिका शहरों में दूर स्थित होनी चाहिए, ये रॉन्ग है। फिर ट्रक गार्डन में सब्जियां बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं, ये सही है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये बाजार जो होती है ना, जो वेजिटेबल गार्डनिंग होती है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। सबसे पहले जानेंगे टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। तो ये 4 तरीके से होते हैं मोस्टली। सबसे पहले जैसे होता है हाउस गार्डनिंग, दूसरा होता है मार्केट गार्डनिंग, तीसरा होता है ट्रक गार्डनिंग, और चौथा जो होता है वेजिटेबल फोर्सिंग होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या होता है, देखिए जो हाउस गार्डनिंग की जाती है हमने आपको बताया कि अपने घर के यूज के लिए की जाती है, इसको किचन गार्डनिंग भी बोलते हैं। किचन गार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे घर में 6 से 8 सदस्य या कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाउस गार्डनिंग यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है किचन गार्डनिंग, इसमें जैसे कि अपना कोई खेत है तो उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई परिवार 6 से 8 सदस्यों का है तो मान लीजिए 1 हेक्टेयर का 1/10, मतलब 1 हेक्टेयर का अगर हम 1/10 करेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो उसका लगभग वही 1,000 वर्ग मीटर पर हम आसानी से वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। उसमें कई तरीके की वेजिटेबल्स उगाएंगे तो एक परिवार आसानी से कंज्यूम कर सकता है उसको। दूसरा जैसे मार्केट गार्डनिंग है,
तो मार्केट गार्डनिंग में क्या करते हैं, हम सब्जियों को ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो सब्जियां उगा रहे हैं वो मार्केट के आसपास होनी चाहिए, मतलब उसके आसपास मार्केट होनी चाहिए, तो मार्केट गार्डनिंग हो जाती है। ट्रक गार्डनिंग में क्या किया जाता है, एक बड़े स्तर पर खेती इसकी की जाती है और अगर दूर भी मार्केट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है, ऑफ सीजन में हम सब्जियाँ करते हैं, ऑफ सीजन में करते हैं। इसमें जैसे कि पॉली हाउस हैं या ग्रीन हाउस हैं तो उनमें क्या करते हैं, हम सब्जियों को ऑफ सीजन भी उगा लेते हैं, वहाँ पे एक ऐसा फेवरेबल टेम्परेचर अवेलेबल कर देते हैं, वहाँ पे ऐसी दशाएं बना देते हैं कि वहाँ पे आसानी से वेजिटेबल्स की खेती की जाती है ऑफ सीजन भी। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला, तीसरा और मतलब ए, सी और ई। यहाँ पे ए, सी और ई कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए, सी, ई ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा आपको, ए, सी और ई है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 47 की निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, इसको हमें देखना है। कह रहा उष्मायन की प्रारंभिक अवस्था में प्रतिदिन अंडों को पलटने की संख्या 4 से 6 बार होनी चाहिए। अच्छा, जो इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन, इसमें क्या करते हैं, इंक्यूबेशन में हम अंडों को रखते हैं और उनको एक टेम्परेचर देते हैं। तो उस टेम्परेचर में क्या करना रहता है, हमको बार बार अंडों को पलटना रहता है। तो जो इंक्यूबेशन होता है उसके लिए अगर हम बात करें कि इंक्यूबेशन के लिए टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, तो टेम्परेचर इसके लिए जो होता है वो 37.2 से लेकर के 37.7 तक रखना चाहिए, 37.7 तक रखना चाहिए। ठीक है, और अगर हम कहें कि कितनी बार पलटना चाहिए, तो 4 से 6 बार पलटना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, अंडों को सेने की क्षमता के लिए पर्याप्त हवा के आवागमन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वेंटिलेशन होता है, अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, लगभग 21% होना चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 21% होनी चाहिए। और यहाँ ये कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, नहीं, और हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर है, अंडे सेने के लिए अंडों का वांछित वजन 58 ग्राम होना चाहिए। एक एवरेज की बात की जा रही है, तो ये करेक्ट बात है। जो अंडे जो होते हैं अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो उनका वजन एक एवरेज होता है, जो 50 से लेकर के 60 ग्राम के बीच का ही होना चाहिए। अंडे जो होते हैं, अच्छे अंडे होते हैं, वो कितना वजन होना चाहिए उनका, 50 से लेकर के 60 ग्राम होना चाहिए, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 58 ग्राम होना चाहिए, तो करेक्ट है। फिर है, अंडे सेने की प्राकृतिक क्रिया में उष्मीयन अंडों का जो है परिरक्षण 7वें या फिर 14वें दिन करना चाहिए, ये भी सही है। मुर्गी का मोटा होना अनिषेचित अंडे उत्पन्न होने का कारण हो सकता है, बिल्कुल, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमने बताया कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन और एवरेज, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला मतलब ए, सी, डी, ई। ए, सी और डी, ई कहाँ सही है, तो ये तीसरा सही है, ए, सी, डी, ई। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। वर्ग के गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर के एक सिरे के पास स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, दे रखा है मध्य केंद्रित गुणसूत्र, तो ये गलत होगा। दूसरा है उपमध्य केंद्रित गुणसूत्र, ये भी गलत होगा। फिर एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, ये सही हो जाएगा। फिर टिलोसेंट्रिक गुणसूत्र, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है कि अत्यधिक घुमावदार सींग किस नस्ल की विशेष पहचान होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर तो मुर्रा हो जाएगा, लेकिन पूछा जाता है कि मुर्रा जो होता है, मुर्रा भैंस होती है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, ये कहाँ जन्मी है, तो ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, कहाँ से जन्मी है, पंजाब या फिर हरियाणा। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है घुमावदार सींग किसके होते हैं, लेकिन कभी कभार ये पूछ देते हैं कि जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं, जलेबी के आकार के सींग। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ देता है कि इसमें फैट का परसेंटेज कितना होता है, तो वसा की मात्रा अगर पूछता है कभी मुर्रा में तो कितनी पाई जाती है,
7 से लेकर 8 एक एवरेज वसा पाई जाती है। इसके अलावा अगर मुर्रा में पूछता है कि ये कैसी नस्ल होती है, तो दुधारू होती है। कैसी होती है? दुधारू होती है। और ये जो जितनी भी भैंसें होती है इसमें सबसे ज़्यादा दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है। तो हमने आपको बताया जो मुर्रा होती है उसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है, पंजाब या फिर हरियाणा होता है। हमने यहाँ पे दे रखा है घुमावदार सींग होते हैं। ये भी पूछ देता है कि जलेबी के आकार के सींग किसके पाए जाते हैं, तो मुर्रा के वसा 7 से 8% होती है। ये एक दुधारू नस्ल होती है। भैंसों की जितनी भी नस्लें हैं उसमें सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, तो फिर मुर्रा देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली। फिर हम अगर नीली रावी की बात करें तो इसका जो है पाकिस्तान जन्म स्थान होता है, पाकिस्तान। और इससे जो पूछा जाता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसकी आंखें होती हैं उसको बॉयल आइज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉयल आइज। आंखों को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयल आइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बॉल आइज, ये पूरा एक होता है बॉल आइज। ठीक है, इसके अलावा जो सुरती होती है इसका ओरिजिन प्लेस पूछ दिया जाता है। सुरती का क्या होता है, तो ये गुजरात होता है, गुजरात। अब सुरती से भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हंसिया के आकार के सींग किसके होते हैं? हंसिया, सिक्कल टाइप। ठीक है, हंसिया के आकार के सींग। इसके अलावा जो मेहसाना होती है, जो मेहसाना होती है इसका क्या ओरिजिन प्लेस होता है, तो बड़ौदा, ये भी गुजरात में पड़ता है, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हमने आपको आंसर बताया कौन सा होगा? मुर्रा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस सन 2020 के पेपर का ये जो 50 क्वेश्चन थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। कथन पहला है, कथन दूसरा है। कथन पहले में कह रहा है कि अधिक ऊर्जा वाले दानों में 18% से अधिक अपरिकृष्ट प्रोटीन होनी चाहिए। अपरिकृष्ट होता है क्रूड। ठीक है, क्रूड को बोलते हैं अपरिकृष्ट। ठीक है, तो यहाँ जो क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए, जो एनर्जी ग्रेन्स होते हैं, एनर्जी फीड, जो एनर्जी फीड होते हैं उनमें जो एनर्जी फीड में कितना होना चाहिए क्रूड प्रोटीन, तो ये होना चाहिए लगभग 20% से कम, 20% से कम होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी फीड में हमने आपको बताया 20% से कम क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए, सॉरी क्रूड प्रोटीन। अब यहाँ देखेंगे आप जो कथन में दे रखा है कि 18% से अधिक होनी चाहिए। और हमने आपको बताया जितने भी एनर्जी फीड होते हैं वहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दे रखा है चवला, रिजका, बरसीम, मांसल। ठीक है, प्रोटीन युक्त या दलहनी हरा चारा वाली फसलें होती हैं। जो चवला होता है इसको लोबिया बोलते हैं, बाकी रिजका, बरसीम ये सब आप जानते हैं। तो ये जितनी भी होती हैं, जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, ठीक है, सभी प्रोटीन युक्त होती हैं। बाकी इनको क्या कह रहा है कि हरे चारे के लिए यूज कर सकते हैं, तो जितनी ये दे रखी हैं उनको सबको हरे चारे के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉमन सी बात आपको बता देते हैं, जो हे होता है, ठीक है, हे जो बनाया जाता है वो प्रोटीन युक्त फसलों से बनाया जाता है, प्रोटीन युक्त फसलों से बनाया जाता है। और हे क्या यूज किया जाता है, पशुओं को बाद में खिलाने के लिए यूज किया जाता है। तो जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हीं से हम आसानी से हे बना सकते हैं। और हे के लिए सबसे अच्छी फसल होती है बरसीम। कौन सी होती है? बरसीम होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक और होता है साइलेज, साइलेज बनाया जाता है। साइलेज किससे बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से। किससे बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है उनसे साइलेज बनाते हैं। जैसे मक्का है, ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, तो इसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मक्का होती है।
पूछा जाता है कि सबसे अच्छी साइलेज बनाने के लिए फसल कौन सी होती है, तो मक्का होती है। हे बनाने के लिए बरसीम होती है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दे रखा था कि चवला, रिचका और बरसीम प्रोटीन युक्त होती हैं और इनको हम दलहनी व हरा चारा वाली फसल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पहला गलत और दूसरा सही किस में है। तो पहला गलत और दूसरा सही चौथे ऑप्शन में है। तो ये करेक्ट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। तो ये सन 2020 का जो ICAR का पेपर था, ठीक है, 16/9 सन 2020 का, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये शिफ्ट माइनिंग की शिफ्ट का था। इसके साथ साथ में अब जो हम लोग करेंगे वो जो ICAR के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और अच्छे से उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए।